वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। बच्चों, मनुष्य के मुख से जो आवाज़ निकलती हैं उन्हीं आवाज़ों को ध्वनि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 2 पार्ट में 2 चित्र दिया हुआ है। एक चित्र पौधे का दिया हुआ है और दूसरा आम का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 पार्ट में 2 चित्र दिए हुए हैं। एक चित्र दिया हुआ है पौधा का और दूसरा चित्र दिया हुआ है आम का। अब देखिए, इस दोनों चित्र के नीचे जो चीज़ लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ रही हूँ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन चित्रों के नामों को बोलते समय अनेक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। देखिए, इन चित्रों के इस पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन चित्रों के नामों को बोलते समय, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प हलन धन, औ धन, ध हलन धन, आ यानी पौधा। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन चित्रों के नामों को बोलते समय अनेक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इन छोटी ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अतः हमने जाना, इस पॉइंट को आप लोग याद कीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। आप लोग के समझने के लिए मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वर्ण के भेद। तो देखिए, वर्ण के भेद में क्या लिखा हुआ है। उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब देखिए, स्वर में दिया हुआ है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी ये 11 हैं। तो स्वर वर्ण आपके कितने हो गए? 11। अब देखिए, अब इसके नीचे इस पॉइंट में लिखा हुआ है अयोगवा। तो अयोगवा हो गया हमारा अंग और अ, ठीक है। अब इसके नीचे इस पॉइंट में दिया हुआ है व्यंजन। तो व्यंजन हमारा हो गया क से लेकर ह तक, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा। अब नीचे दिया हुआ है स्वर। तो स्वर हम लोग पढ़ेंगे। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर में लिखा हुआ है कि इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती तथा बोलते समय मुख से हवा बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है। इनकी संख्या 11 है, ठीक है। व्यंजन, तो इन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है तथा बोलते समय हवा मुख के किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए अस्वर का प्रयोग होता है। अस्वर के बिना व्यंजन को दिखाने के लिए उस व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। व्यंजनों की मूल संख्या 33 है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। स्वर कितना है? 11 और व्यंजन कितना है? 33। अब हम लोग इस पॉइंट में आते हैं। इस पॉइंट में लिखा हुआ है अयोगवा और आगत ध्वनियाँ। तो देखिए, अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। अ के ऊपर जो चिन्ह दिया हुआ है इसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इसको। जैसे पंख, हंस, मंजन, कंगन आदि, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, यानी शब्द हैं जिसे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अब इसके नीचे दिया है अंग, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसका चिन्ह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है। इसको बोलते समय ह की आवाज़ आती है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः आदि। अनुस्वार अ, अंग और विसर्ग अ, इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद किया जाता है। स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होने के कारण इन्हें वर्णमाला में स्वरों के बाद रखा जाता है। अंग, इसे देखिए अनुनासिका कहते हैं। अ के ऊपर जो चिन्ह दिया हुआ है, जैसे हम लोग इसको चंद्रबिंदु के नाम से भी जानते हैं, इसको चंद्रबिंदु भी कहा जाता है, तो इसे अनुनासिका कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। इसका चिन्ह देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, जैसे आँख, मुंह, दांत आदि।
अब देखिए इस पॉइंट में दिया हुआ है आ, ज, फ, इसे आगत वर्ण कहते हैं। आ अंग्रेजी भाषा से, ज और फ अरबी फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। इन्हें आ यानी बॉल, डॉक्टर, ज यानी जमीन, जरा, साफ, लिफाफा आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसे हम लोग समझ सकते हैं। अब नीचे इस पॉइंट में लिखा हुआ है वर्णमाला। तो बच्चों, जब किसी भाषा की सभी ध्वनियों को लिखित रूप में एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए इसके नीचे दिया हुआ है मात्राएं। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन के मेल से ही शब्द बनते हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो वह अपने मूल रूप में नहीं जुड़ते। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है जिसे हम लोग क्या पढ़ नहीं सकते हैं, ये अजीबोगरीब शब्द लग रहा है। जैसे देखिए आ, म, अ, फ, ल, ओ, अ। अजीब लग रहा है ना, आपको भी लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया ना, तो अब इन्हें दोबारा पढ़ो। आम फलों का राजा है। देखिए जो शब्द हम लोग को पढ़ने में कठिनाई दे रहा था वही शब्द यहाँ पे देखिए कितना आसान है पढ़ने में। जैसे लिखा हुआ है आम फलों का राजा है। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में दोनों साइड से लिखा हुआ है कि इस वाक्य में हमने स्वरों की मात्राओं को व्यंजनों के साथ जोड़ा है। मैं एक बार और आपके लिए समझने के लिए पढ़ देती हूँ आपके लिए कि इस वाक्य में हमने स्वरों की मात्राओं को व्यंजनों के साथ जोड़ा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ठीक है, मैं कभी भी आप लोग से पूछ सकती हूँ, ठीक है, कि मात्रा किसे कहते हैं या मात्राएं से आप क्या समझते हैं, तो इसका बहुत सटीक जवाब है, इसका लिखा हुआ है कि स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अब इसके नीचे हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर, उसकी मात्रा और व्यंजन के साथ बना रूप। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तालिका बनाया हुआ है। प्रथम तालिका में लिखा हुआ है स्वर और दूसरे में लिखा हुआ है मात्रा, तीसरे में लिखा हुआ है व्यंजन के साथ मात्रा और चौथे में लिखा हुआ है मात्राओं के साथ, मात्राओं के मेल से बने शब्द। देखिए अस्वर में लिखा हुआ है, स्वर लाइन में कॉलम में यानी तालिका में लिखा हुआ है अ, और मात्रा में लिखा हुआ है कि कोई मात्रा नहीं, यानी अ में कोई मात्रा नहीं है। अब आते हैं तीसरे तालिका में। तीसरे तालिका में क हलंधन अ, यानी क, अ में क छिपा हुआ है। ठीक है, मात्राओं के मेल से बने शब्द हमारा कौन सा शब्द बन गया, यानी कप। इसी तरह यहाँ पे देखिए बहुत सारा शब्द दिया हुआ है आप लोग के समझने के लिए। ठीक है, आप लोगों के समझने के लिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हम लोग इसके नीचे आते हैं, नीचे पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो नीचे में लिखा हुआ है कि स्वरों की संख्या 11 है, किंतु हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या 10 है, क्योंकि अ स्वर सभी व्यंजनों में शामिल होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा में शब्दों का निर्माण केवल स्वर और व्यंजन के मेल से ही नहीं होता, कभी कभी शब्दों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से भी होता है। जब व्यंजनों का आपस में मेल होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का यह मेल 3 तरह से होता है। यहाँ देखिए प्रथम में दिखा है 2 जुड़े व्यंजन, रूप आकृति बदलना। देखिए यहाँ दिया हुआ है सर्कल यानी गोलाकार में दिया हुआ है छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है क हलंधन स यानी छ, त हलंधन र यानी त्र। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कि इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे कक्षा, पत्र, ज्ञानी, श्रम आदि। दूसरा दिया हुआ है 2 जुड़े व्यंजन यानी समान, 2 जुड़े व्यंजन यानी समान। अब दिया है क हलंधन अ यानी कक। देखिए यहाँ पे आधा क और पूरा क दोनों दिया हुआ है, तो दोनों क्या हो गया, 2 जुड़े समान व्यंजन। ठीक है, दोनों एक ही जैसे दोनों व्यंजन हैं, तो इसको दो पॉइंट में लिख दिया है कि 2 जुड़े समान व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों अक्षर दिया हुआ है जो 2 जुड़े व्यंजन हैं।
तीनों समान अक्षर हैं। देखिए आधा च फिर पूरा च, आधा त फिर पूरा त। इसे देखिए इन्हें दावित व्यंजन कहते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, जैसे मक्का, बच्चा, कच्चा, हड्डी आदि। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे पॉइंट में हम लोग को लिखा हुआ है दो जुड़े व्यंजन। दो जुड़े व्यंजन में लिखा हुआ है कि अलग अलग। दो जुड़े व्यंजन का मतलब हो जाता है कि अलग अलग। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क हलन धन, ख हलन धन, अ यानी कख। देखिए तो इससे हम लोग का एक वर्ड बन जाएगा, मतलब एक शब्द बन जाएगा। जैसे मक्खी, मक्खी हम लोग लिखते हैं तो म क खी, तो यही वर्ड हम लोग उसमें यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सत दिया हुआ है, प्य दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, दो जुड़े व्यंजन। लेकिन दो जुड़े व्यंजन, दोनों व्यंजन जुड़ तो रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, जैसे मक्खन, पुस्तक, प्याज, दूध, क्यारी आदि। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है र के विभिन्न रूप, र के विभिन्न रूप। तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है कि र के साथ उ, छोटा उ तथा बड़ा उ की मात्राएं लिखने का तरीका इस प्रकार है। र धन उ यानी रू, तो रू का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे हम लोग रुपया लिखते हैं तो उस रुपया लिखने में वहाँ पे इसी रू का उपयोग किया जाता है। दूसरे में दिया हुआ है, यहाँ पे एक और उदाहरण में दिया हुआ है रूप। ठीक है, अब देखिए दूसरे में दिया हुआ है र का पदेन रूप। जब र स्वर सहित दूसरा व्यंजन से जुड़ता है तो अपने से पहले वाले व्यंजन के नीचे लगता है, जैसे ग्रह, प्रकाश। अब तीसरे नंबर में आते हैं ट और ड में र का पदेन रूप, जैसे ट्रक, ड्रम, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें ये क्या बोलते हैं, पदेन रूप, इसका र का पदेन रूप लगता है। अब देखिए चौथे नंबर में आते हैं र का रेफ रूप। जब र स्वर सहित दूसरे वर्ण से जुड़ता है तब वह अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जैसे सर्प, पर्वत, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यानी वर्ण विच्छेद। तो जब किसी शब्द में आई ध्वनियों यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, जैसे गुलाब, कान इत्यादि। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसे हम लोग वर्ण विच्छेद में मान लीजिए कि जैसे गुलाब हो गया तो गुलाब को हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग तरीके से लिखेंगे, अलग अलग वर्ड, इसका मतलब अलग अलग शब्द कर देंगे। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, मैं अलग अलग शब्द करके आपको बताती हूँ कि गुलाब का कैसे होगा। तो गुलाब का हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग हलन धन उ धन, ल हलन धन आ धन, ब हलन धन अ, यानी क्या, गुलाब। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद यानी अलग अलग। धन्यवाद।